चलो आगे देखो। चलो हम सब क्या पढ़े थे? नाभिक। आगे ना लो, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होता है? इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होता है? किसी नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है, उसका जो रियल मास होता है, वह उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों से क्या होता है? कुछ कम होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, इसको हम लोग विस्तार समझे। अगला हेडिंग क्या है? बंधन ऊर्जा। देखो इसमें, किसी नाभिक में उपस्थित किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों को परस्पर अलग करने के लिए, परस्पर अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, चलो देखो आगे लिखो। उसमें लिखो, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, वह परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ध्यान रखना। ठीक, तो देखा गया किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, ठीक, किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों के योग सदैव क्या होता है? कुछ कम होता है। और इस अंतर हम लोगों ने क्या बोला था? द्रव्यमान क्षति। इसको लोगों को क्या समझा था? द्रव्यमान क्षति। यानी हम लोग निकाले थे द्रव्यमान क्षति बराबर, थोड़ा ध्यान समझते हैं, 2 मिनट और। द्रव्यमान क्षति क्या आया था? न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और न्यूक्लियनों में क्या क्या आएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, अब हमने तो बोला था यहां पर क्या हो गया था? यम या न्यूट्रॉन बड़ा वाला, सही समझने के लिए। तो द्रव्यमान क्षति हम लोग दिखाए थे डेल यम से।
फोटो ने कहा नहीं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, उसके कहां पर होता है, नाभिक में होता है, केंद्र में होता है। ये बताओ, अगर परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में है तो इसके बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलोगे, न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। तो प्रश्न उठा कि नाभिक का जो, किसी परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वह उसके सेंटर में ही स्थित है, आसपास नहीं स्थित है। तो वहां पर क्या हुआ था, नाभिकीय बल काम किया था। तो जब नाभिकीय बल काम किया तभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या हुए, संयुक्त हुए, क्या हुए, मिले यानी जुड़े। अब हो क्या रहा था, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या थे, वो दूर दूर थे, तो उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्या थी, कम थी। लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में संयुक्त होकर के जुड़ रहे थे, उस टाइम क्या हो रहा था, जो संयुक्त हो रहे थे, संयुक्त होते टाइम उनके द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही थी, और उनके द्रव्यमान में वह कमी उस एनर्जी के बराबर था। यानी जितना उनके द्रव्यमान में कमी आई वही द्रव्यमान किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा था। अब क्यों कन्वर्ट हो रहा था, क्यों बदल रहा था, क्योंकि किसी परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है, अब भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिलेंगे नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिल रहे थे तो उससे क्या निकल रही थी, एनर्जी निकल रही थी। मतलब वह जो मास था, वह प्रोटॉन, नाभिक को जो वास्तविक द्रव्यमान था, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही थी। तो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में कमी क्यों आ रही थी, क्योंकि नाभिक सोच रहा था हम अपने मास में कमी करके, हम अपने मास में इतना कमी करेंगे हमारी स्टेबिलिटी तो नहीं क्या होगी, बढ़ेगी, हम उतना क्या होंगे, स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बढ़ रहे थे, आपस में बढ़ रहे थे, तो बढ़ते टाइम इनके अंदर से जब मास, जब आपस में बढ़ रहे थे तो वही जो मास था, जो वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान था, उस द्रव्यमान में क्या रहे थे, कुछ कमी आ रही थी। उस कमी से हो क्या रहा था, इसके अंदर से कुछ एनर्जी क्या थी, रिलीज हो रही थी। तो हमने क्या बोल दिया वहां पर, न्यूक्लियानो द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान अंतर हम लोग क्या बोल दिए थे, द्रव्यमान क्षति। ये बताओ, अगर द्रव्यमान क्षति हम लोगों ने समझा, किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉनों यानी न्यूक्लियानो द्रव्यमान से क्या होता है, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कुछ कम होता है। ये बताओ, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अलग थे उनको बांधने के लिए इतनी एनर्जी आई, डेल एम, भैया एनर्जी है ना, एक प्रकार जितना मास चेंज हो रहा है, जितना मास में कमी आ रही है, वही तो मास किसमें बदल रहा है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात किया गया था। अब बताओ, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में संयुक्त होकर के इतने अपने अंदर द्रव्यमान में कमी ला रहे हैं, तो यही द्रव्यमान में कमी क्या होगा, उस ऊर्जा के बराबर होगा। ये बताओ, अगर ये जुड़ रहे हैं तो इनको तोड़ने के लिए भी, इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए भी कितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस बात समझ ध्यान से, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने अंदर से इतनी ऊर्जा कम करके E बराबर mc स्क्वायर, मतलब इसी हम लोग कह सकते हैं E बराबर डेल एम गुणे सी स्क्वायर, डेल एम गुणे सी स्क्वायर, यानी जितना तो उसके द्रव्यमान में कमी आ रही है, अगर मैं प्रकाश के वेग में गुणा कर दूं तो वही क्या निकल आएगी, एनर्जी। कितना मास ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इस एनर्जी को, इस मास को, चाहे मैं बोलूं इस एनर्जी को, इस मास को पुनः इस नाभिक को दूंगा तो नाभिक पुनः क्या हो जाएगा, वह स्थायित्व को प्राप्त करेगा कि अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। पहले हमने उसको जोड़ा क्यों, उसके अंदर द्रव्यमान में क्या है, कमी है। जब द्रव्यमान में कमी आएगी तो होगा क्या, दो चीज घटना घटेंगी। किसी परमाणु के जब द्रव्यमान में कमी आती है तो होता उसके साथ क्या है, द्रव्यमान में कमी आने से उसकी स्थायित्व क्या होती है, उसकी स्थायित्व बढ़ती है, स्थायित्व बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगी। और जो स्थायित्व बढ़ेगी, बताओ अब मैं इसके स्थायित्व को फिर कम करना चाह रहा हूं तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना मैंने उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए ऊर्जा दिया था, द्रव्यमान में कमी किया था, अगर मैं पुनः उतनी ऊर्जा अगर उसको दे दूं, क्या अपने स्थायित्व को बरकरार रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। यानी किसी नाभिक के
किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए, यानी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस ऊर्जा से बंधे हुए थे, ऊर्जा कौन था वो डेलियम, अगर पुनः उतनी ऊर्जा जितना ऊर्जा उनको देने के लिए बाधे तो क्या किए होते, स्थायित्व को प्राप्त किए होते, उतनी ऊर्जा मैं फिर दे दूंगा। इन नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं वो लोग क्या देंगे जी, अलग हो जाएंगे। ठीक, अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा क्या होती है आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग कहते क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो जितनी ऊर्जा हमने इनको क्या दिया था, जुड़ने के लिए दिया था, अगर उतनी ऊर्जा इनको दे दिया जाए तो जो स्थायित्व को प्राप्त किए होते क्या जाएंगे, पुनः अलग हो जाएंगे। और यही प्रक्रिया अपनाई क्या जाती है नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में। ठीक, मतलब पहले चेक किया जाता है इसको जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए, इसको संयुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा हमको देनी पड़े, कितना द्रव्यमान में क्षति आई, उस द्रव्यमान में क्षति हम लोग करते क्या है, आइंस्टीन के समीकरण से क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा। क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा। जो उतनी ऊर्जा हम लोग दे देते हैं इसको, उस परमाणु के नाभिक क्या करते हैं, उतनी ऊर्जा दे देते हैं जिससे क्या होता है, अलग हो जाता है। और अलग होकर करता है एक अपार एनर्जी करता है, डेवलप करता है। कौन, कोई परमाणु। यहां बात समझ में आई, किसी कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, ये मैं समझा ही दिया था, इतना उतार लो पहले फिर आगे बात कर रहे हम। उधर होता पहले जल्दी से आगे ना लो। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु, किसी परमाणु नाभिक द्रव्यमान व मूल कणों, मूल कणों के, मूल कणों के व्यक्त करने के लिए चुना गया, मूल कणों को लिखे ना, को व्यक्त करने के लिए चुना गया व्यक्त करने के लिए चुना गया सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। ठीक, किसी परमाणु नाभिक द्रव्यमान व मूल कणों को व्यक्त करने के लिए चुना गया सबसे छोटा मात्रक कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। इसे हम लोग एमयू, इसे एएमयू से, मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, इसे एमयू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कई बार अगले उत्तरी पूछता है भी। फिर अगला है डाल देना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक व किलोग्राम में संबंध। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक व किलोग्राम, किलोग्राम में संबंध। चलो यार, किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग जो आधार मानते हैं वो मानते हैं कार्बन। किसे मानते हैं, कार्बन को। अगर हम बात करें था, देखो समझो पहले, मान लो कार्बन 12 है। ठीक, ये क्या है, कार्बन 12। कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, 1 ग्राम, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान
होता है 12। कितना जी? कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। अब कोई परमाणु होगा, उसके 1 ग्राम में जो मोलक संख्या हो, तुम लोग पढ़ोगे 11th में, ठीक, आवोगाद्रो के अनुसार। किसके अनुसार? आवोगाद्रो के अनुसार। तो हाँ, पढ़ाया भी गया है। तो 1 ग्राम परमाणु में जो आवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणे 10 घाते 23 ना। हाँ, तो 1 ग्राम परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान हम दिखाते किससे है? एन से। मतलब 1 ग्राम परमाणु में जो मोलक संख्या कितनी होती है? एन होती। कितनी होती है? एन। इसको मैं कैसे लिखूं? 1 ग्राम परमाणु में जो मोल कितने होंगे? एन मोल। कितने मोल होंगे जी? एन मोल। एन मोल परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान बताओ तो किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। ठीक, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्य, पढ़े भी होगे। 5 आम का दाम 25 रुपये, 1 आम का दाम कै रुपया हो जाएगा? 5 रुपया। भाग दे दोगे तो 1 मोल परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12/n। 12/n हो गया। अब यहां होता क्या है? प्रॉब्लम क्या? थोड़ा हम लोग जब निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्या निकालते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वह कार्बन परमाणु के 1/92 भाग के बराबर होता है। यानी ऐसे कह सकते हो, जो एक एमयू बराबर होता है, एमयू 1/12 गुणे 1 ग्राम कार्बन परमाणु का भार। कार्बन परमाणु का भार, परमाणु का भार बताओ। तो क्या यहां हो गया जी? 1/12 गुणे 1 ग्राम कार्बन परमाणु भार कितना है? 12/n। 12/n सही है ना। ये फार्मूला होता है। जो एमयू होता है वह कार्बन परमाणु के 1/12 भाग के बराबर होता है। तो 1/12, 1 ग्राम परमाणु कार्बन परमाणु भाग कितना है? द्रव्यमान कितना है? 12/n। 12 क्या हो गया? कट गया। कितना आ गया यहां पर? 1/n। मैं इधर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। बताओ तो 1 एमयू बराबर क्या गया? 1/n बराबर। अब बताओ n क्या है? मोलों की संख्या। तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 6.023 जी गुणे 10 घाते 23 होता है। कितना होता है? 23। इसको हल करते हो कितना आता है? अब इसको हटाओगे, ठीक, तो क्या करोगे यहां पर? अरे भैया 0.3 के बाद है ना, तो इसमें तुम 1000 गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 1000/6023 सही है ना। गुणे इस 23 को ऊपर ले जाओ, क्या रहेगा? 10 घाते -23 आएगा। अब तो भाग तुम ही लोगे हमारे हिसाब से। 6 गुणे 10 घाते -24 ग्राम। अब बताओ 1 ग्राम में कै किलोग्राम? 1/1000 किलोग्राम। 1/1000 गुणे का तो कितना देगा? 10 ऊपर जाएगा ना। 10 घाते -3 कितना हो जाएगा? 24 3 27। तो हो गया 1.66 गुणे कितना? 10 घाते -27। हमने बताया था अगर जो द्रव्यमान में कमी आ रही है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक। अगर उसको हमको ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, हम लोग किसका सहायता लेते हैं? आइंस्टीन का समीकरण जी। तो क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर, ठीक। अब बताओ E बोलो फंद रहो। E 1 एमयू में कितना किलोग्राम आया? 1.66 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम गुणे, ये तो प्रकाश चार्ज हम करते हो ना, कितना होता है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति। अब यहां गड़बड़ होगा,
ये किसमें जानते हो? ये है किलोग्राम में, ये है मीटर प्रति, सही तो है? हाँ हाँ सही है, गलत नहीं है। चलो आगे देखो, चलो अब गुणा करो। 1.66 गुणे 10 घाते माइनस 27 गुणे 3 तिहाई 9 गुणे 10 घाते 8 दूनी 16। गुणे का फटाक से कितना आ रहा है? गुणा करो। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 छक 54 5, 54 5 59, 59 की 9 हासिल 5, 9 का 9 5 14 ना जी। क्या के बाद लगाओगे? 2 अंक के बाद। गुणे 27 में 16 घटाओ, कितना आएगा? 11 आ गया, सही है ना? 11 आ गया। एक काम करो, दशमलव यहां पर लगाने का प्रयास करो। दशमलव यहां लगाओ, क्या करो? 10 से भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 10 से भाग दे दो, थोड़ा सही रहेगा। 10 से भाग दोगे, जब 10 से भाग दो दशमलव कहां लग गया? यहां पर क्या देगा? 1.494 गुणे इन है 10 क्या करेगा? इसको जो 11 था ना क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 घाते माइनस 10 हो जाएगा। एक इसमें निकला ऊर्जा है ना, जूल में निकला। किसमें निकला जी? जूल में। अभी जूल को हम किसमें करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कन्वर्ट करो। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कर तो लोगे आराम से। 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 से क्या करो? भाग दे दो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। भाग दो फटाक से। 1.494 गुणे 10 घाते माइनस 10 बटे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन है, ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सब पढ़ाई के पीछे। अब भाग देना है, दशमलव क्या ऊपर नीचे, इसको मैं हटा दो, हो गया 10 से गुणा होगा ना, 10 गुणा करो, क्या हो जाएगा यहां पर? भाई इधर लिख रहा हूं, चलो आ गया 1.494, ऊपर मैंने 10 से गुणा किया, नीचे में क्या किया? 10 से गुणा कर दिया। गुणे 10 घाते माइनस 10 था, है ऊपर ले जाओ 19, क्या देगा? 10 घाते 9 आ गया। सही कर रहे हैं? आ रहा है ना, कोई दिक्कत? 10 घाते 9 आ गया। अब देखो गुणा करोगे, आएगा है भैया हटाना, हटाना दशमलव यहां जगह ना। गुणे 10 घाते 9 बटे कितना आ गया? 16 आ गया। हाँ फिर देखा तुम लोग। चलो आगे देखो, इतना आ गया। बोलो शांत रहो। अब क्या करेंगे हम? थोड़ा आप और दिमाग लगाओ। किसमें निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं इसमें 30 डायन हुआ ना, 10 घाते 30 इसमें गुणा करो, हो जाएगा 931 गुणे 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये बताओ, तुम जानते भी होगे, एक अगर हमको इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पढ़े भी हो। 1 गुणे 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही ना? एक किसमें दिया है? ये दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमको किसमें कन्वर्ट करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या करना पड़ेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 1 गुणे 10 घाते 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे भाग दे दो। जब भाग दे बताओ क्या हो जाएगा? 931 गुणे 10 घाते 6 गुणे 10 घाते 6, ये बने किसमें गया? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना, और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 10 घाते 3 होता है। 10 घाते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, गीगा में 9 होता है, 13 में 12 होता है। कर पिट गया है, कितना हो गया? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कहा गया उस मास किसमें चेंज करना? ऊर्जा में। तो किसी को करना पड़ेगा, मतलब किसी परमाणु के नाभिक में जो द्रव्यमान क्षति आएगी, उस द्रव्यमान क्षति को अगर हमको किसमें कन्वर्ट करना हो, ऊर्जा में कन्वर्ट करना हो, हमको किसी को करना पड़ेगा 931 से। तो 9 से 31 से गुणा कर दो, किसमें निकल आएगी?
कितना उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। बात समझ में आई? उतार लो इसको पूरा, उतारो पूरा, लिखो नोट, 2 पॉइंट लिख लो, काम देगा। बताओ, लिखो नोट, पहला पॉइंट बताओ, एक एमयू में कई किलोग्राम, एक लिखो, उसमें पहले हिंदी लिखो, एक एमयू में 1.66 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम होता है। यानी ऐसे लिखना नीचे, एक एमयू एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? 1.66 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम। ये बड़ा काम देगा आगे। दूसरा, एक एमयू द्रव्यमान में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। सोच लो, उत्पन्न होती है। यानी एक एएमयू अगर हम बात करें ऊर्जा में कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों में पॉइंट बड़ा खतरनाक है, उतार लो।